हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकलने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिससे फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया है, जिसमें रूसी सैन्य बमबारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग जारी है। इस बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद मैक्रोन ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रो के करीबी ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन और रूस के बीच दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। अब जल्द ही तीसरे दौर की बैठक भी होगी। बैठक में पुतिन के सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दे समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने पुष्टि की है कि रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लगी। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और ये कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और हालातों के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इसका असर जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी दिख रहा है। रूस ने लॉन्चिंग से पहले अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया। हालांकि भारत का तिरंगा इस पर अब भी मौजूद है। रूसी स्पेस एजेंसी ने फ्लैग हटाने का वीडियो जारी कर लिखा कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। फरीदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार से भी संपर्क जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने सर्वाइवल गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में फोन की बैटरी के कम इस्तेमाल से लेकर छोटे छोटे ग्रुप के कमांडर बनाना और बमबारी होने की दशा में सुरक्षित रहने जैसे उपाय बताए गए। वहीं लड़ाई के दौरान फोटो या वीडियो न बनाने का निर्देश जारी किया गया। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों से 6,400 भारतीयों को देश लाया गया। 10 मार्च तक सभी को लाने का टारगेट है। सब कुछ ठीक तरह से हो, इसकी जिम्मेदारी 24 मंत्रियों ने संभाली है। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें लगाई हैं। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। जौनपुर में पीएम मोदी ने रैली में कहा कि अब तक के मतदान ने भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर दिया है। छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 11 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि एसपी की सरकार बनने पर फौज, पुलिस में भर्ती निकालेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र, पुरानी भर्ती, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता सभी को समाजवादी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं।
वाराणसी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अच्छे दिन के नाम पर रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक बेच कर रहे हैं। अच्छे दिन के नाम पर नोटबंदी की जा रही है। यूपी में आखिरी चरण में 7 मार्च को वाराणसी की 8 सीटों समेत 57 सीटों पर वोटिंग है। वहीं दलित वोटरों को साधने में जुटी प्रियंका गांधी ने वाराणसी के कबीर मठ में मूलगादी में संत कबीर दास की प्रतिमा के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वाराणसी में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी के सकालजुही और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ सीएम हाउस में लंच पर उनसे योजनाओं की प्रगति और आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की। सीएम ने अलग अलग मंत्री समूह की सरकारी योजनाओं और कार्यों की समितियां बनाई हैं। ये समितियां उन योजनाओं और कार्यों की जनता को मिल रही सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट बनाएंगी। भोपाल में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में हुए अहम निर्णयों की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि बैठक में वन समितियों को संचित निधि व्यय करने के अधिकार संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। साथ ही ओमकारेश्वर और छतरपुर के ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। एमपी के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना आज पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण समारोह है। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। वहीं आज वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का विदाई समारोह भी होगा। ग्वालियर में कांग्रेस नेता की पत्नी और बच्चों समेत पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने सूची चेक करते हुए खुद ये गड़बड़ी पकड़ी है, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त से ईमेल पर मामले की शिकायत की है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब भोपाल रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने का काम होगा। इसे प्रदेश स्तरीय और देश के टॉप 10 स्टेशनों के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर रेलवे करीब 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ग्वालियर के बराई पनिहार गांव में दलित आरटीआई एक्टिविस्ट की पिटाई और उसे मूत्र पिलाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 5 आरोपी अभी फरार। बताया जा रहा है कि बराई पनिहार गांव के दलित एक्टिविस्ट शशिकांत चौखटिया ने आरटीआई लगाकर सरपंच आशा गौरव के कार्यकाल में किए विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुरुवार को कटनी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित संगठन पर्व समर्पण निधि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि सरकार के प्रयास से यूक्रेन के छात्र धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। एमपी महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष विभा पटेल ने कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाए। महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के टीटीनगर चौराहे पर लगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा समेत प्रदेश भर में सड़कों और चौराहों पर लगी ऐसी प्रतिमाओं को हटाने के आदेश दिए हैं जो यातायात में बाधक बनती है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बदनाम करने पर राज्य सरकार और भोपाल निगम दोनों पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मातृ मृत्यु दर कम करने के केंद्र सरकार ने मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट योजना शुरू की, जिसके तहत जबलपुर में भी मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। शुरुआती तौर पर केंद्र सरकार ने 11 जिलों को योजना में शामिल किया है। जबलपुर में यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल को दी गई है। जशपुर वनमंडल में हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों की फसल को बचाने के लिए एक नई पहल की गई है। वन विभाग ने किसानों की फसल पर तीखी गंध वाली हार्वोलिव दवा के छिड़काव का प्रयोग शुरू किया। वन अधिकारियों का दावा है कि इस दवा का छिड़काव करने से हाथियों के अलावा पक्षी और पालतू पशु भी दूर भाग जाते हैं। बलरामपुर के नगर पंचायत राजपुर क्षेत्र में बन रहे जलावधन प्लांट को देखने के लिए कलेक्टर अचानक मौके पर पहुंचे। काम पूरा नहीं होने पर कलेक्टर नाराज हो गए और फोन पर ही ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। काम पूरा कराने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। बिलासपुर के यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले एग्जाम मोड को लेकर एनएसयूआई ने वोटिंग पोल सर्वे शुरू किया है। इसमें अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के स्टूडेंट्स से एग्जाम मोड को लेकर पोल के जरिए उनका मत लिया जा रहा है, जिसे राज्यपाल, सीएम और कुलपति को सौंपकर छात्र हित में निर्णय लेने की मांग की जाएगी।
ग्वालियर में भू माफिया, खनन माफिया, मिलावटखोर, चिटफंड जैसे माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर जिला प्रशासन सख्त होने जा रहा है। कलेक्टर ने 7 दिन में अफसरों को माफियाओं की सूची अपडेट करने के लिए कहा। उसके बाद एंटी माफिया अभियान चलाया जाएगा। यूक्रेन के एनहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और हालातों का जायजा लिया। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझ्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकलने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। दोनों के एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी, जिससे फंसे हुए लोगों को निकालना जाएगा। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक बमबारी का आदेश नहीं मान रहे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग जारी है। इस बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रों के करीबी ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन और रूस के बीच दूसरी बैठक बेनतीजा रही। अब जल्द ही तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक में पुतिन ने सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दों समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने पुष्टि की है कि रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका असर जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी दिख रहा है। रूस ने लॉन्चिंग से पहले अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया। हालांकि भारत का तिरंगा इस पर अब भी मौजूद है। रूसी स्पेस एजेंसी ने फ्लैग हटाने का वीडियो जारी कर लिखा, हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने एक हेल्प डेस्क बनाया, मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया है, फरीदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार से भी संपर्क जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत की रक्षा मंत्रालय ने सर्वाइल गाइडेंस जारी की है। इस गाइडेंस में फोन की बैटरी के कम इस्तेमाल से लेकर छोटे छोटे ग्रुप के कमांडर बनाना और बमबारी होने की दशा में सुरक्षित रहने जैसे उपाय बताए गए। वहीं लड़ाई के दौरान फोटो या वीडियो न बनाने के निर्देश दिए गए। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौटे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों से 6,400 भारतीयों को देश लाया गया। 10 मार्च तक सभी को लाने का टारगेट है। सब कुछ ठीक तरह से हो, इसकी जिम्मेदारी 24 मंत्रियों ने संभाली है। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें लगाई हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज जो खबर मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई है, उसे बीच रास्ते से ही वापस कीव ले जाया गया। हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का शुक्रिया किया।
दिल्ली में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक बार फिर कई धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 4 लोगों की मौत हुई तो वहीं 12 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि हुई है। घटना की जांच में बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही है। भारत श्रीलंका के बीच आज से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया को जीत का हकदार माना जा रहा है। रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। सीएम शिवराज आज वाराणसी में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी के सकालडीह और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना आज पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण समारोह रखा गया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना है। वहीं आज वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का विदाई समारोह होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रभारी शनिवार को सांसद, विधायक और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पवन साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हो रही है। इस शिशु संरक्षण माह में बच्चों को आयरन सिरप पिलाई जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की प्रोफिलैक्टिक डोज दी जाएगी। प्रदेश भर में 28 लाख से भी ज्यादा को आयरन और फलिक एसिड देने का टारगेट रखा गया है। ग्वालियर में सेवानिवृत्त फौजी का भव्य स्वागत हुआ। 18 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए फौजी का गाजे बाजे के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी को स्टेशन से हाथी पर बिठाकर घर लाया गया। सेवानिवृत्त फौजी ने बंगाल, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, पुणे सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी। भोपाल के अहमदपुर पंप हाउस का वाल्व खराब होने के कारण 100 कॉलोनियों में आज नर्मदा का पानी नहीं आएगा। शहर की 5 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम पानी के टैंकरों के जरिए लोगों को पानी उपलब्ध करवाने वाला है। नगर निगम ने पानी की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में हुए अहम निर्णयों की गृह मंत्री ने जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में वन समितियों को संचित निधि व्यय करने के अधिकार संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। साथ ही ओमकारेश्वर और छतरपुर के ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। यूक्रेन के एनरहोदा शहर में से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने की है फोन पर बातचीत और हालातों के बारे में जानकारी दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत हैं। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक साथ कई धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 7 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। घटना की जांच में बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,396 नए मामले आए। 201 लोगों की मौत हुई। कल 6,561 मामले दर्ज किए गए और 142 मौतें हुई, यानी कल की तुलना में आज मामले में गिरावट है।
भारत ही नहीं, मौजूदा वक्त में महिला क्रिकेट की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए झूलन को बस 4 बल्लेबाजों को आउट करना है। झूलन गोस्वामी फिलहाल 28 मैचों में 36 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं, यानी 3 गेंदबाज उनसे आगे हैं। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और हालातों के बारे में जानकारी दी। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक कर कई धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। घटना की जांच में बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले में मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,396 नए मामले आए। 201 लोगों की मौत हुई। कल 6,561 मामले और 142 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले में गिरावट है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां के हालातों पर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और NSA अजय डोभाल मौजूद थे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर पीएम की यह 8वीं मीटिंग है। यूक्रेन में हमलों की वजह से हजारों भारतीय समेत कई देशों के नागरिक कई शहरों में फंसे हैं। इस बीच रूस ने कहा कि उसने भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को खार्किव और सुमी से निकालने के लिए 130 बसों का इंतजाम किया है। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल ने कहा कि बसें नेखोतेवका और सुदजा चेक पॉइंट पर तैयार हैं। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लगी। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और हालातों के बारे में जानकारी दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3,000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकलने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक बमबारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% अधिक हिस्सा है। दोनों के पास अपने परमाणु हथियार, मिसाइल और विमान वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों ने इनमें से लगभग 2000 को हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 9वें दिन पर पहुंच चुका है। दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस में इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए, जबकि 553 लोग घायल हुए। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग ली। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां के हालातों पर भी चर्चा हुई है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनएसए अजय डोभाल मौजूद थे। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर पीएम की यह 8वीं मीटिंग है। यूक्रेन में हमलों की वजह से हजारों भारतीय समेत कई देशों के नागरिक कई शहरों में फंसे हैं। इस बीच रूस ने कहा कि उसने भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को खार्किव और सुमी से निकालने के लिए 130 बसों का इंतजाम किया है। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल ने कहा कि बसें नेखोतेवका और सुधजा चेक पॉइंट पर तैयार हैं। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लगी। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और हालातों के बारे में जानकारी दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत है। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था। लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकलने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक बमबारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% अधिक हिस्सा है। दोनों के पास अपने परमाणु हथियार, मिसाइल और विमान वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों ने इनमें से लगभग 2000 को हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 9वें दिन पर पहुंच चुका है। दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस में इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए, जबकि 553 लोग घायल हुए। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया। 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइन में रूस का हिस्सा 6% थी। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाही कार्रवाई अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक साथ देते रहेंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग जारी। इस बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रों के करीबी ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन और रूस की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। अब जल्द ही तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक में पुतिन सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दे एक समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने पुष्टि की है कि रूस और यूक्रेन नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने ये घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। इसका असर जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी दिख रहा है। रूस ने लॉन्चिंग से पहले अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा लिया। हालांकि भारत का तिरंगा इस पर अब भी मौजूद है। रूसी स्पेस एजेंसी ने फ्लैग हटाने का वीडियो जारी कर लिखा कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। फरीदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार से भी संपर्क जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने सर्वाइवल गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में फोन की बैटरी के कम इस्तेमाल से लेकर छोटे छोटे ग्रुप के कमांडर बनाना और बमबारी होने की दशा में सुरक्षित रहने जैसे उपाय बताए गए। वहीं लड़ाई के दौरान फोटो या वीडियो न बनाने का निर्देश। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के 33 उड़ानों से 6,400 भारतीयों का देश लौटे हैं। 10 मार्च तक सभी को लाने का टारगेट है। सब कुछ ठीक तरह से हो, इसकी जिम्मेदारी 24 मंत्रियों ने संभाली है। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें लगाई हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज जो खबर मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लगी है, उस बीच रास्ते से ही कीव ले जाया गया। हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूक्रेन से अब तक 17,000 को निकाला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने पर कहा, हम केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन हम चिंतित भी हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करे। भारतीय वायुसेना ने 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी से बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के पास 454 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है, जिसमें 304 छात्रों की वापसी हुई है। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 105 लोग फंसे हुए हैं। वो सभी लोग राज्य सरकार के संपर्क में हैं। दिल्ली में सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया। मैंने COP26 में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लाइफ मिशन की बात की थी। इसके जरिए ऊर्जा में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही ये लोगों के आजीविका साधन बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें मैं चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हम घर के बाग बगीचे या बालकनी में हर परिवार के एक सोलर ट्री की एक नई अवधारणा विकसित कर सकते हैं। ये सोलर ट्री घर की 10 से 20% बिजली में मदद कर सकता है। ये घर की पहचान भी बन जाएगा, जिससे लोग कहेंगे कि सोलर ट्री वाला घर पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। देश में अब हवाई यात्रा भी महंगी हो गई है। दिल्ली मुंबई के बीच 2500 रुपए में मिलने वाला एयर इंडिया का टिकट अब 4,000 रुपए में मिल रहा है। यह टिकट इंडिगो से सफर करने पर 6,000 रुपए का है। टिकट महंगा होने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ATF 26% महंगा हो गया है। दूसरा कारण सीटों की 80 से 90% तक की बिक्री।
शेयर बाजार के लिए आज भी ग्लोबल संकेत कमजोर है और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई है। आज एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ खुला, वहीं 158 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 16,339 के लेवल पर खुला है। भारत ही नहीं, मौजूदा वक्त में महिला क्रिकेट की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है। इसके लिए झूलन को बस 4 बल्लेबाजों को आउट करना है। झूलन गोस्वामी फिलहाल 28 मैचों में 36 विकेट लेकर चौथे स्थान पर है, यानी 3 गेंदबाज उनसे आगे हैं। आज जेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज राज्य के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसको लेकर उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामला जस्टिस अपरेश कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दिए गए। सिडनी से 730 किलोमीटर उत्तर में स्थित ब्रिस्बेन शहर में भी जलस्तर बढ़ने से कई घर डूब चुके हैं। वहीं बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक कर कई धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। घटना की जांच में बारूद पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में फिजिकल चुनावी रैली पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका को वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दिसंबर 2021 में लगाई थी। यूपी में चुनाव लगभग खत्म होने वाले हैं। कोरोना से हालात अब बेहतर हैं। यूपी के चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 पार हो चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। इस बार से एसपी बीएसपी के कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 24,84,412 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 178 करोड़ 29,13,060 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,000 से ज्यादा मामले आए। 201 लोगों की मौत हुई। 6,561 मामले बीते दिन दर्ज किए गए। 142 मौतें हुई थी, यानी कल की तुलना में मामले में गिरावट। एमपी में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मामले, 2 संक्रमितों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 2005, 654 लोग हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में भी मामलों में कमी है। 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले आए सामने। 1 संक्रमित की हुई मौत। रायपुर में 20, दुर्ग में 14, राजनांदगांव और बालोद में 3 नए मामले। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,000 पार। 223 लोग हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। सीएम भूपेश बघेल आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद दोपहर 1:30 बजे फुलपुर मार्केट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ को एक्टिव किया है। कांग्रेस अब ग्रामीण अंचलों में छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करेगी। साथ ही ग्रामीण अंचलों में डिजिटल सदस्यता अभियान पर भी फोकस किया जाएगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कर्मचारियों को लेकर एक फरमान जारी हुआ। अब अस्पताल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बिना किसी काम के दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट में बिना किसी काम के पाए जाने पर कार्रवाई होगी। साथ ही एक साथ खड़े होकर चाय पीने पर भी रोक लगाई गई है। एमपी के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना आज पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। वहीं आज वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का विदाई समारोह भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रभारी शनिवार को सांसद, विधायक और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पवन साय भी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हो गई है। इस शिशु संरक्षण माह में बच्चों को आयरन सिरप पिलाई जा रही है। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की प्रोफिलैक्टिक डोज दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश भर में 28 लाख से भी ज्यादा को आयरन और फॉलिक एसिड देने का टारगेट रखा गया है। ग्वालियर में सेवानिवृत्त फौजी का भव्य स्वागत हुआ। 18 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए फौजी को गाजे बाजे के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी को स्टेशन से हाथी पर बिठाकर घर लाया गया। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त फौजी ने बंगाल, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, पुणे सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भोपाल के अहमदपुर पंप हाउस का वाल्व खराब होने के कारण 100 कॉलोनियों में आज नर्मदा का पानी नहीं आएगा। शहर की 5 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम पानी टैंकरों के जरिए लोगों को उपलब्ध करवाने वाली है। नगर निगम ने पानी की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के बारद्वार क्षेत्र के कई वार्डों में अभी से ही पेयजल संकट शुरू हुआ है। मामले में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा, नगर में पेयजल की समस्या बढ़ रही है और गर्मी में ये विकराल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा और समस्या के निराकरण का प्रयास होगा। बिलासपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 340 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ग्वालियर में नलकूप खनन घोटाले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन कार्यपालन नियंत्री बाबू और ठेकेदार को सजा सुनाई है। वहीं मामले में 4 आरोपियों की अपील खारिज हुई है। बता दें कि ग्वालियर पीएचई में नलकूप खनन के नाम पर घोटाला हुआ था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक और बाइक टकराने के बाद पुल के नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रक और बाइक चालक समेत 4 लोगों की मौत हुई है। धमदा नाका ओवरब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ। मोहन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मरवाई के गुलीडांड में अज्ञात चोरों ने एक बंद दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना की। 40,000 रुपए नकद सहित सोने की अंगूठी और लॉकेट पार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेंड्रा पुलिस ने डीजल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 385 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रकों से डीजल चोरी कर एमपी में बेचते थे। सभी आरोपी अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। खरगोन जिले के टेमरा गांव में एक दलित युवती को शिव मंदिर में जाने से रोका गया। युवती को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी शिकायत युवती ने एसपी के सामने की। युवती ने आरोप लगाया कि कई और मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मंदिर के पुजारी समेत 2 अन्य महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। विदिशा में विद्युत विभाग की लापरवाही से यूरिया खाद से भरे ट्रक में आग लग गई। आग से झुलसने से एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। सड़क पर लटकती बिजली के तारों से यह हादसा हुआ। करारिया थाना क्षेत्र का यह मामला। कवर्धा के सहकारी शक्कर कारखाने के कर्मचारी और किसानों ने 4 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल की। गन्ना खरीदी नहीं होने से किसानों ने रायपुर जबलपुर एनएच पर चक्का जाम किया। किसानों ने प्रदर्शन से नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। जांजगीर क्षेत्र के खोखरा गांव के गोदाम में आग लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हुआ। करीब 20 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। महासमुंद में सरकारी प्राथमिक स्कूल पर पेरेंट्स ने ताला लगाकर स्कूल बंद कर दिया। इस दौरान पेरेंट्स ने शिक्षक की वापसी की मांग की है। वहीं तालाबंदी के घंटों बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि स्कूल में 1 से 5वीं तक के 85 बच्चे पढ़ाई करते हैं। कवर्धा जिले में एक ट्रक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में पिकअप में बैठे कंडक्टर की मौत हुई, साथ ही चालक समेत 2 लोग घायल हुए। घटना बोड़ला थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है।